हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं BHIC 132 भारत का इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन 1, लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान सामाजिक संरचना में परिवर्तन एवं निरंतरता का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे आंसर नहीं देते। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे प्रस्तावना के अंदर कि 700 से 1200 ईस्वी के बीच भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, ठीक है, कई बदलाव हुए, पर परंपरा व्यवस्था बनी रही। जो परंपरा थी वो बनी रही, जैसे कि वर्ण व्यवस्था थी जो बनी रही, वर्ण जाति व्यवस्था, ठीक है। इस काल में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सामंतवाद का प्रभाव बढ़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्ण व्यवस्था की निरंतरता। इसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या थे कि ये जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था समाज का आधार बनी रही, ठीक है ना। अब और धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में वर्ण धर्म का पालन करने पर विशेष बल दिया गया, ठीक है ना। इन पे क्या गया, विशेष पालन पर बल दिया गया, इन 4 वर्ण व्यवस्था पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जाति व्यवस्था का विस्तार कैसे हुआ। इस समय में क्या हुआ कि नई और उपजातियों का उदय हो रहा था इस समय, ठीक है ना। और क्षेत्र और सामाजिक स्थिति के आधार पर नई जातियां विकसित हुई। इससे क्या हुआ, समाज में और ज़्यादा, समाज जो था और ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्राह्मण की बढ़ती प्रतिष्ठा। इसमें क्या, इस समय क्या था कि राजाओं द्वारा जो ब्राह्मण थे उन्हें भूमि दान किया जाता था, ठीक है ना। और वो क्या करते थे कि धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा तथा प्रशासनिक सलाह भी देते थे, जिससे उनका समाज में समाज जो था उनका सम्मान ज़्यादा उचित तरीके से करता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सामंत वर्ग का उदय। भूमि अनुदान की प्रथा के कारण सामंत नामक शक्तिशाली वर्ग का विकास हुआ, ठीक है ना। जो भूमि थी, भूमि अनुदान के कारण क्या हुआ, जो सामंत नामक नए शक्तिशाली वर्ग का विकसित हुआ, ठीक है, विकास हुआ उसका। ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन, कर वसूली और सैन्य व्यवस्था संभालते थे, ठीक है। ये क्या 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 संभालते थे, कर, सैन्य, ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को संभालते थे, प्रशासन, ठीक है, ये संभालते थे। नेक्स्ट क्या है, जनजातीय समुदाय का समावेश। कई जनजातीय समूह धीरे धीरे मुख्य धारा के समाज में शामिल हुए। उन्हें विभिन्न जातियों और सामाजिक श्रेणियों से स्थान मिल गया। इस प्रक्रिया में भारतीय समाज के विस्तार और विविधता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शूद्र एवं निम्न वर्गों की स्थिति क्या थी उस समय। शूद्र और निम्न वर्ग मुख्य कृषि, श्रम और सेवाओं कार्य से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, कृषि, श्रम और सेवा में जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे, शूद्र और निम्न वर्ग के लोग। उन्हें सामाजिक रूप से निम्न माना जाता था और कई अधिकारी से वंचित रखा जाता था, क्योंकि उन्हें कई अधिकार दिए नहीं गए। फिर भी आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय। महिलाओं की सामाजिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक सीमित हो गई थी, ठीक है ना। इनकी स्थिति कैसी थी उस समय, सीमित हो गई थी, सीमित, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा पर प्रतिबंध जैसी प्रतिक्रिया बढ़ने लगी। हालांकि राजघराने और कुछ उच्च वर्गों की महिलाएं धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेती थी, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। धार्मिक आंदोलन का प्रभाव कैसा था। भक्ति आंदोलन और अन्य धार्मिक धाराओं ने सामाजिक समानता का संदेश दिया। इन आंदोलनों ने जाति आधारित भेदभाव और जटिल कर्मकांडों का विरोध किया। इससे समाज के निर्माण वर्गों को धार्मिक क्षेत्र में अधिक स्थान मिला, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी निम्न लोगों को दबाओगे तो वो आंदोलन करेंगे, जिसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। ग्रामीण समाज का विकास कैसे हुआ। इस काल में कृषि विस्तार के साथ गांव सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रमुख केंद्र बने। भूमि अनुदान और कृषि उत्पादन में वृद्धि से ग्रामीण संरचना मजबूत हुई। गांव में विभिन्न जातियों और व्यवसायों के लोग परस्पर निर्भर होकर रहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सामाजिक गतिशीलता कैसी थी। यद्यपि समाज में जातीय बंधन मजबूत थे, ठीक है ना, जाति बंधन मजबूत थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ समूह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर अपनी स्थिति सुधारने में सफल हुए। नए शासक वंशों और सामंतों ने उच्च सामाजिक प्रतिष्ठाओं पर प्राप्त की। इससे सीमित स्तर पर सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है कि लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान कृषि संबंधों पर चर्चा कीजिए। ये जो सन है इस पर डिपेंड करके काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि 700 से 1200 ईस्वी के बीच
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा। कृषि क्या रहा? प्रमुख आधार रहा। ठीक है। इस काल में कृषि भूमि का विस्तार, भूमि अनुदान की वृद्धि तथा ग्रामीण समाज का विकास हुआ। यानी कि कृषि के लेवल पे सब चीज़ें हो सकी, सब चीज़ें हुई इस समय में। कृषि संबंधों में आए परिवर्तन ने सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। जब प्रमुख आधार जो थे वो क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। ठीक है ना। इसमें परिवर्तन आए इस समय में। परिवर्तन ने क्या किया? परिवर्तन आने की वजह से क्या हुआ कि इसने गहराई से प्रभावित किया। किसको किया? कृषि को प्रभावित किया। ठीक है। अगला पढ़ेंगे, कृषि का महत्व क्या है। इस समय में कृषि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन थी। इस समय में क्या थी? आजीविका का मुख्य साधन थी। ठीक है। ये थी। राज्य की आय का बड़ा भाग भूमि कर से प्राप्त होता था। राज्य का जो आय था, राज्य का कर भूमि से आता था। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भूमि से आता था। इसलिए कृषि का राजनीतिक महत्व भी था। कृषि उत्पादन पर ही ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, कृषि भूमि का विस्तार। नई भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए जंगलों और बंजर क्षेत्रों को साफ किया गया। ठीक है ना। और शासकों ने कृषि विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिदान और बसावट की नीतियां अपनाई। इससे क्या हुआ कि नए गांव और कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। क्योंकि देखो रोज रोज इतनी दूर जाना संभव नहीं था, तो इससे क्या हुआ कि वहां पे बसावट की गई और वहीं रह के लोग कृषि करने लगे। ये उनका प्लान था। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, भूमि अनुदान की प्रथा। राजाओं द्वारा ब्राह्मण, मंदिरों और अधिकारियों को भूमि दान की जाती थी। ठीक है। इन अनुदानों के साथ राजस्व वसूली तथा प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। इससे क्या होता था कि भूमि पर निजी नियंत्रण और सामंती प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। पांचवा पॉइंट है, कृषकों की स्थिति। अब किसान कृषि उत्पादन की मुख्य स्थिति थी, लेकिन भूमि पर उनका अधिकार सीमित था। किसका सीमित था? जो कृषि जो किसान थे उनका जो अधिकार था भूमि पर वो क्या था? सीमित था। अब सीमित था तो उन्हें कर और अन्य जो देयताएं का भुगतान करना पड़ता था, वो उसको करने में मुश्किल होती थी। कई क्षेत्रों में किसानों को स्थानीय सामंतों के अधीन कार्य करना पड़ जाता था। यह नौबत आ जाती थी। छठा पॉइंट पढ़ेंगे, सामंतों की भूमिका। अब क्या था कि सामंत भूमि के नियंत्रण, कर संग्रह और स्थानीय शासन की प्रमुख अधिकारी बन गए। सामंत कौन थे? जो भूमि की देखरेख करते थे और वो भूमि को संभालते थे और कब्जा कर लेते थे। वे किसानों और राज्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। उनकी बढ़ती शक्ति ने ग्रामीण समाज में नए सत्ता संबंधों को जन्म दिया। यानी कि जो सामंत थे इन्होंने नई सत्ता बनाई। सातवां है, सिंचाई व्यवस्था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तालाब, कुएं, झील और नहरें बनाई गई। ठीक है। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने सिंचाई व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेहतर सिंचाई कारण कृषि अधिक स्थिर और उत्पादक बनती है। सिंचाई, ठीक है, सिंचाई क्या होती है? अच्छी हो तभी जो खेती होती है वो अच्छी होती है। कृषि उत्पादन उस समय कहता था क्या क्या जो कृषि होती थी कैसी होती थी? धान होता था, गेहूं, जौ, ठीक है, गन्ना, और क्या होता था? कपास। इस सब की खेती उस समय में की जाती थी। जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता था, सिंचाई और कृषि विस्तार के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। अतिरिक्त उत्पादन में व्यापार और बाजारों के विकास को प्रभावित हुआ। ठीक है ना। नौवां पॉइंट पढ़ेंगे, ग्रामीण व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी? गांव आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। ठीक है ना। कृषि उनकी आधारशिला थी। कृषि के साथ पशुपालन, शिल्प और छोटे उद्योग भी ग्रामीण जीवन का हिस्सा थे। ठीक है ना। समझ में आ गया ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी? ये आधार थी व्यवसाय का। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रकूट साम्राज्य पर एक लेख लिखिए। अब ये राष्ट्रकूट क्या है समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। क्या था ये राष्ट्रकूट? दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया। ठीक है ना। 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक क्या किया? शासन किया। उन्होंने दक्कन क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रकूटों का उदय दंती दुर्ग के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? दंती दुर्ग के नेतृत्व में, ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ, जिसने चालुक्य सत्ता को समाप्त कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। किसको समाप्त करके किया? चालुक्य वंश को समाप्त करके किसका स्थापित किया? किसको? राष्ट्रकूट साम्राज्य को स्थापित किया। उसने अनेक सैन्य विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। इसी के साथ राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साम्राज्य का विस्तार। राष्ट्रकूट का साम्राज्य दक्कन से लेकर उत्तर भारत के कुछ भागों तक फैला हुआ था। कहां से? दक्कन से उत्तर भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। क्या फैला हुआ था? साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? राष्ट्रकूट का साम्राज्य। उन्होंने कन्नौज के लिए होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष से सक्रिय भाग लिया। उनकी शक्ति के कारण वे उस समय के प्रमुख भारतीय साम्राज्यों में गिने जाते थे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4, प्रमुख शासक कौन थे? दंती दुर्ग, नाम लिख देता हूं कुछ के, ठीक है ना। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, और कौन थे? गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। ये क्या थे? प्रमुख शासक थे। गोविंद तृतीय ने अनेक सफल सैन्य अभियान चलाकर साम्राज्य का विस्तार किया। पॉइंट 5 पढ़ेंगे प्रशासन। राष्ट्रकूट प्रशासन सुव्यवस्थित और संगठित था, ठीक है, जुड़ा हुआ, मजबूत था। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों और जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका संचालन अधिकारियों द्वारा किया जाता था, क्योंकि वो हर जगह खुद नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने कुशल अधिकारी नियुक्त किए, जो कहते हैं साम्राज्य संभालते थे। स्थानीय प्रशासन में भी ग्राम संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पॉइंट 6 पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति कैसी थी। कृषि राष्ट्रकूट अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा। उस समय में कृषि जो थी वो एक मात्र आधार रही है, आधार रही है, आधार आय की भी और व्यापार की भी, ठीक है ना, व्यापार की भी जो एक आधार रही है, ठीक है। व्यापार, शिल्प और उद्योग भी विकसित थे तथा विदेश व्यापार से राज्य को लाभ प्राप्त होता था। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, सातवां धर्म। राष्ट्रकूट शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। उन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। विभिन्न धर्मों के अनुयायी को स्वतंत्र रूप से धार्मिक गतिविधियों करने की अनुमति दी। इन्होंने क्या किया? संरक्षण दिया। कौन कौन से धर्मों को? हिंदू धर्म, राजधर्म, वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया, यानी कि उनकी रक्षा का संकल्प लिया। आठवां पॉइंट है स्थापत्य कला। राष्ट्रकूट काल में स्थापत्य कला का उल्लेखनीय विकास हुआ। एलोरा का कैलाश मंदिर उनकी वास्तुकला की सबसे महान उपलब्धि है। कौन सी? एलोरा का कैलाश मंदिर, यह स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नौवां है साहित्य। साहित्य कैसा था उस समय? राष्ट्रकूट शासकों ने साहित्य और शिक्षकों को विशेष संरक्षण दिया, ठीक है। और क्या था कि और उसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना करवाई। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्तोत्तर काल के दौरान धर्म संबंधी प्रमुख विकास कर्मों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे, ठीक है, कि गुप्तोत्तर काल में, कब से गुप्तोत्तर काल था? 600 से 1200 ईस्वी तक, ठीक है। वही 700 से 1200 ईस्वी या 600 से 1200 ईस्वी, ये मान लो। भारतीय धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण काल था, ठीक है ना। ये जो था भारतीय धार्मिक का महत्वपूर्ण काल, ठीक है, माना जाता है इसे। इस समय विभिन्न धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ और धार्मिक जीवन में कई नए परिवर्तन देखने को मिले। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी ने इस काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पुराणिक हिंदू धर्म का विकास। इस काल में पुराणों का प्रभाव तेजी से बढ़ा और हिंदू धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ, ठीक है ना। इस समय में क्या हुआ कि हिंदू धर्म ज्यादा अधिक लोकप्रिय हुआ और विष्णु, शिव और देवी की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित हुई। किसकी हुई? विष्णु, सॉरी, शिव और किसकी हुई थी? देवी की पूजा,
ठीक है, ज़्यादा प्रचलित हुई, ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं इसकी पूजा। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का उदय। तो भक्ति आंदोलन उस समय में कैसी थी कि भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर बल दिया। इसने जटिल कर्मकांडों की अपेक्षा सरल भक्ति को महत्व दिया। इससे धर्म आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बन गया। चौथा पॉइंट, मंदिर निर्माण। गुप्तोत्तर काल में मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र बन गए। ये क्या थे? जीवन के केंद्र बन गए। ठीक है, जो मंदिर थे वो जीवन के केंद्र बन गए। शासकों और सामंतों ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर शिक्षा, कला और सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। यहाँ पे शिक्षा भी दी जाने लगी और कला भी सिखाई जाने लगी। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम, शैव धर्म का विकास। शिव की उपासना इस काल में अत्यधिक लोकप्रिय हुई, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि पशुपत, कापलिक और शैव सिद्धांत जैसी शाखाओं का विकास हुआ। अनेक शासकों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। वैष्णव धर्म का विकास। वैष्णव धर्म क्या है कि विष्णु और उनके अवतारों, विशेषकर राम और कृष्ण की भक्ति का व्यापक प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म ने भक्ति को धार्मिक जीवन का मुख्य आधार माना। इससे समाज के विभिन्न वर्ग इस परंपरा से जुड़े। शक्ति धर्म, ये क्या है कि देवी शक्ति, इसमें क्या, इसमें शिव की भक्ति को दिखाया गया। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया? विष्णु के अवतारों पर बल दिया गया। ठीक है, शक्ति धर्म यानी कि देवी की पूजा। ठीक है, देवी शक्ति की पूजा का महत्व इस काल में बढ़ा। आठवां पॉइंट है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव कई क्षेत्रों में बना रहा, लेकिन इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कमी आने लगी। महायान और वज्रयान परंपराओं का विकास हुआ। अनेक बौद्ध विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। नौवां है जैन धर्म। जैन धर्म की भी इसी काल में विकास हुआ था। जैन धर्म विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिण भारत में प्रभावशाली बना रहा, यानी कि पश्चिम और दक्षिण में जो है उन्होंने क्या किया, अपना प्रभाव बढ़ाया। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे आप। पांचवा पॉइंट है चोलों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में इन्हें एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो एक दो करके नहीं लिखना। ये पॉइंट बनाया और इसके आगे टाइटल लिख दिया अपना, और उसके बाद अपने लैंग्वेज में अपनी थ्योरी लिख दी नीचे, इसके नीचे अपना लिखते चले गए। इस तरीके से आपको लिखना है। ये प्रस्तावना आपको लिखनी नहीं है, डायरेक्ट आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है ना, विशेषताएं हमेशा पॉइंट में लिखना। ठीक है ना, तो ये सारी पॉइंट मैंने इसलिए रखे ताकि आप इन्हें याद करें और अच्छे से लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन का कि चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है ना, ये क्या था? शक्तिशाली बहुत था। जो चोल वंश था, चोल साम्राज्य था शक्तिशाली, कि जिसने प्रशासनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की। चोलों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था अत्यंत विकसित और संगठित थी। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे चोल प्रशासन की विशेषता क्या क्या थी कि चोल प्रशासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब कि बांटा गया था, क्योंकि इतना बड़ा जो साम्राज्य था उसको नहीं संभाल सकते थे। अगला काम क्या था कि स्थानीय संस्थाओं को प्रशासनिक कार्यों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि जो उनको काम दिया गया था वो उनको स्वतंत्रता थी कि वो उस काम को करें किसी भी हाल में। और अगला पॉइंट क्या है, इससे प्रशासन क्या हुआ कि प्रशासन अधिक प्रभावी और जनहितकारी बन गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ग्राम प्रशासन। गांव प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई थी। ग्राम सभा स्थानीय समस्याओं का समाधान करती थी और विकास कार्यों का संचालन करती थी। गांव के लोग प्रशासनिक निर्णय से सक्रिय भाग लेते थे। चौथा पॉइंट उरसभा। ये क्या है? उरसभा सामान्य ग्रामीण की संस्था थी जिसमें गांव के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते थे। ये स्थानीय प्रशासन, कर संग्रह और सार्वजनिक कार्यों की देखरेख करती थी। ग्रामीण जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सभा संस्था। सभा संस्था जो है, सभा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के गांव में कार्य करती थी। कहाँ काम करती थी? ब्राह्मणों के गांव में काम करती थी सभा संस्था। ठीक है, इसके सदस्य योग्य और शिक्षित व्यक्ति में से चुने जाते थे। यह संस्था भूमि प्रबंधन, कर व्यवस्था और न्याय कार्यों का संचालन करती थी। ठीक है ना, जितना भी
ध्यान रखना कि जितने भी जो अधिकारी होते हैं, जो भी मेन में जो बंदे होते हैं, वो शिक्षित और योग्य होते हैं। ये तो लिखना ही लिखना है उनकी बातों में, ठीक है। पॉइंट 6 है नगर नगरम संस्था। अब नगरम व्यापारी और शहरी समुदाय की संस्था थी। ये व्यापारी बाजार आर्थिक गतिविधियों के संचालन में सहायता करते थे और ठीक है नगरों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना, नगरम संस्था से याद आ रहा है कि हाँ नगर के लिए और शहरी लोगों के लिए था ये। 7 पॉइंट है समितियों की भूमिका। चोल प्रशासन में विभिन्न समितियां बनाई जाती थी जो विशेष कार्यों का संचालन करती थी। ठीक है ना, इसमें क्या होता था कि समितियां सिंचाई, मंदिर प्रबंध, शिक्षा, मतलब जितने भी काम थे वो जो काम थे वो कौन करता था, समितियां करती थी। पॉइंट 8 पढ़ेंगे कर व्यवस्था। चोलों की कर व्यवस्था सुव्यवस्थित और प्रभावी थी। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। सब सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है कि भूमि कर और कृषि और व्यापार, ये जितने भी क्या बोलते हैं काम थे उस समय के, उन सब से थोड़ा थोड़ा कर वसूला जाता था निश्चित उसमें कि हाँ ताकि किसी को परेशानी भी ना हो। पॉइंट 9 है स्थानीय स्वशासन का महत्व। स्थानीय स्वशासन ने लोगों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान किया। ठीक है ना, जो स्थानीय शासन था, ये स्वशासन था, उसमें क्या किया कि लोगों को भाग लेने का अवसर दिया ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान और शीघ्र प्रभावी ढंग से हो सके उनका, और लास्ट में निष्कर्ष मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भक्ति आंदोलन के उदय एवं महत्व के विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है ना, कब था? मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन, मध्यकालीन भारत का क्या था? एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण को बढ़ावा दिया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर, प्रेम, ठीक है, दूसरा क्या था? भक्ति, ठीक है, और तीसरा क्या था? समर्पण ईश्वर के प्रति। ठीक है, ये जो इसके थे वो ये मुख्य उद्देश्य थे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है। भक्ति आंदोलन का अर्थ ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। ठीक है, अर्थ क्या है? सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा, ठीक है, और प्रेम, समर्पण, ये होना चाहिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। ठीक है, ये होना जरूरी है। इसके कर्मकांडों और जटिल धार्मिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा व्यक्तिगत भक्ति को महत्व दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है उदय के कारण क्या थे इसके भक्ति आंदोलन के। धार्मिक कर्मकांडों की जटिलता, यानी कि जो धार्मिक जो कर्म थे उसमें बहुत जटिलता आ गई थी। जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन हुआ। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे दक्षिण भारत में प्रारंभ। दक्षिण भारत में प्रारंभ कैसे हुआ? ये भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, ठीक है, अलवार और नयानार संतों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? यहाँ पे अलवार और नयनार संतों द्वारा ये शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। इन संतों ने अपनी रचनाओं और उपदेशों के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट अलवार और नयनार संत। ये क्या है? इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। अलवार संत विष्णु के उपासक थे। ये थे विष्णु के उपासक। और नयनार कौन थे? संत विश्व के भक्त थे। ये कौन थे? शिव के भक्त थे। ठीक है, उन्होंने प्रेम और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया। उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक जीवन को सरल और जन सामान्य के निकट बनाया। किनकी शिक्षाओं ने? अलवार और नयनार संतों के। छठा पॉइंट पढ़ेंगे जाति व्यवस्था का विरोध। भक्ति संतों ने जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी बराबर हैं, सभी बराबर व्यक्ति हैं। इसमें निम्न वर्गों में आत्मविश्वास और सम्मान की भावना विकसित हुई। चौथा पॉइंट है धार्मिक सुधार। भक्ति आंदोलन ने बाहरी अडम्बरों, मतलब कि जो बाहरी रुकावटें थी और अनावश्यक कर्म का विरोध किया। इसने क्या किया कि धर्म को अधिक सरल और मानवीय और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया। किन्होंने किया? अलवार और नयनार संतों ने। आठवां पॉइंट है सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा इससे। इस आंदोलन ने समाज में समानता, भाईचारे और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा दिया। नवा पॉइंट है सांस्कृतिक योगदान। भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य की रचना की जिससे स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है ना, संस्कृति में योगदान दिया। भक्ति गीतों, भजनों और कविताओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया, मजबूत बनाया। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। सातवां क्वेश्चन है लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत में भूमि अनुदान और भूमि अधिकारों की प्रकृति पर चर्चा की गई। इस समय काफी भूमि राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी गई। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे हम इसके
कि इसके बीच क्या हुआ कि अनुदान भारतीय प्रशासन और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बन गया था। मतलब कि भूमि को देना, दान करना। राजाओं द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को, संस्थाओं को भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, भूमि अनुदान की अवधारणा क्या है, कि क्यों दी थी। भूमि अनुदान का अर्थ राजा द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को भूमि प्रदान करना था। ठीक है, यही क्या कहलाता था, भूमि अनुदान कहलाता था। यह दान धार्मिक, प्रशासनिक या राजनीतिक उद्देश्यों से दिया जाता था कि ये उनके काम आएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, भूमि अनुदान के प्रकार क्या थे। भूमि अनुदान विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे ब्राह्मणों को या मंदिरों या अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला दान। ठीक है, कुछ अनुदान में केवल भूमि दी जाती थी, जबकि कुछ में राजस्व अधिकार भी शामिल होते थे, कि जिनको देते थे कि इस आपको ये भूमि दी जाती है, इसके साथ साथ ये अधिकार भी दिए जाते हैं। इनका स्वरूप क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होता था। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, ब्राह्मणों को भूमिदान। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में भूमिदान दी जाती थी, जिसे ब्राह्मोदय कहा जाता था। किसे, इस जो ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी दान में, उसे क्या कहा जाता ना, ब्राह्मोदय। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे पांचवा, मंदिर को भूमिदान। मंदिरों को भी भूमि और राजस्व अधिकार प्रदान किए जाते थे। इन भूमि अनुदानों से मंदिर आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत बनता था। छठा पॉइंट है, सामंतों की भूमि के आधार। सामंतों को भूमि के साथ प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार भी प्राप्त होते थे। भूमि के साथ क्या होता था, कुछ अधिकार भी प्राप्त होते थे। किसको, सामंतों को। ये किसानों से कर वसूलते थे और स्थानीय शासन का संचालन करते थे। किसानों से जो ये लोग थे, ये किसानों से कर भी लेते थे, किसान से कर भी वसूलते थे। ठीक है, सातवां पॉइंट पढ़ेंगे, कृषकों को की स्थिति क्या थी उस समय। भूमि पर वास्तविक कार्य किसान करते थे, लेकिन भूमि पर उनका पूर्ण अधिकार नहीं था। यानी कि जो किसान थे, उनका जो अधिकार था वो सीमित था। ठीक है, सीमित होता था। उन्हें कर देना पड़ता था। जो किसान थे उन्हें क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था अपनी ही भूमि पर। ठीक है, काम करने के लिए, और कई बार स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण में रहना पड़ता था। फिर भी कृषि उत्पादन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। आठवां पॉइंट है, राजस्व अधिकार। भूमि अनुदान के साथ कई बार कर वसूली और राजस्व प्राप्त करने का अधिकार भी दिया जाता था। इससे राज्य के कुछ अधिकारी स्थानीय स्तर पर हस्तांतरित हो जाते थे। नवा पॉइंट है, सामाजिक प्रभाव। भूमि अनुदान के कारण समाज में नए शक्तिशाली वर्गों का उदय हुआ। नए शक्तिशाली वर्गों का उदय हो गया। ठीक है ना, वर्गों का उदय हुआ। किससे हुआ, भूमि के दान से। ब्राह्मणों, मंदिर और सामंत स्थानीय समाज में प्रभावशाली बन गए ये लोग। और लास्ट है निष्कर्ष। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक संरचना और महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, कि गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज में उनके सामाजिक परिवर्तन हुए और वर्ण और जाति व्यवस्था अधिक संगठित हुए तथा सामंती प्रवृत्तियों का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल में वर्ण व्यवस्था समाज का प्रमुख आधार बनी है। हमने ऊपर पढ़ा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो आधार थी उस समय की। ब्राह्मण के स्थान प्राप्त था, जबकि शूद्रों को निम्न सामाजिक स्तर पर रखा जाता था। तीसरा पॉइंट है जातियों का विस्तार। जातियों का विस्तार हुआ। इस काल में अनेक नई जातियां और उपजातियां बनी। हमने ऊपर पढ़ा था, ये वही चीजें सेम। सामंत वर्ग का उदय। भूमि अनुदान और राजनीतिक परिवर्तन। सामंत वर्ग का, हमने ऊपर पढ़ा सामंत कौन थे, जो कर वसूली करते थे और प्रशासनिक काम करते थे। पांचवा पॉइंट है महिलाओं की सामाजिक स्थिति उस समय कैसी थी, कि महिलाओं को परिवार और समाज में सम्मान तो प्राप्त था, लेकिन उनकी स्वतंत्रता पहले की तुलना में सीमित हो गई थी। उन्हें घर गृहस्थी में रखा जाता था और जो अमीर लोग थे उन्हें थोड़ा बहुत सामाजिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलता था। महिलाओं की शिक्षा कैसी थी उस समय, कि उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं तो शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, वे धार्मिक और साहित्यिक ज्ञान भी अर्जित करती थी, लेकिन जो निम्न लोग की थी उन पर प्रतिबंध लगे हुए थे। विवाह प्रथा कैसी थी, विवाह को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। बाल विवाह जैसी प्रथाएं धीरे धीरे प्रचलित होने लगी और महिलाओं के लिए विवाह जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया, कि उन्हें शादी ही करनी है अंत में। आठवां पॉइंट है संपत्ति अधिकार। कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को संपत्ति पर सीमित अधिकार प्राप्त थे। उन्हें स्त्री धन रखने का अधिकार था, लेकिन पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार बहुत कम था। पैतृक यानी पिता के संपत्ति में बहुत कम अधिकार था। नवा पॉइंट है सामाजिक प्रतिबंध। महिलाओं पर अनेक सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हें परिवार की मर्यादा और परंपराओं का पालन करना था। ठीक है, इससे उनकी जो स्वतंत्रता थी सामाजिक भूमिका पर उनके प्रभाव पड़ा। और लास्ट में 10वां पॉइंट निष्कर्ष, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पल्लवों, पांड्यों तथा
कलचुरियों के अंतर्गत धर्म एवं कला व स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, वही सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि पल्लव, पांडव और कलचुरी राजवंशों ने भारतीय संस्कृति, धर्म, स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लोगों ने भारत के इतिहास में कला व स्थापत्य कला के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अच्छा योगदान दिया। इन शासकों ने मंदिर निर्माण, धार्मिक गतिविधि और कला को संरक्षण प्रदान किया, यानी कि इन सभी को, ठीक है, धर्म को, कला को एवं स्थापत्य कला का संरक्षित किया, इनकी रक्षा करी। ठीक है, इनकी रक्षा करी हम इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पल्लवों का धार्मिक योगदान। पल्लव शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म के संरक्षक थे। ये किस धर्म के संरक्षक थे? हिंदू धर्म के संरक्षक। ठीक है, हिंदू धर्म के संरक्षक थे और विशेष रूप से शैव तथा वैष्णव धर्म को संरक्षण देते थे, यानी कि शिव और विष्णु के जो मानने वाले थे उनके धर्म को ये संरक्षण देते थे। उन्हें अनेक मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कराया। उन्हें उनके संरक्षण से धार्मिक जीवन को नई ऊर्जा मिली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पल्लव स्थापत्य कला। पल्लव काल में शैलकृति और संरचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर और शोर मंदिर उनके स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कौन कौन से? महाबलीपुरम के रथ मंदिर और दूसरा कौन सा था? शोर मंदिर। ये जो दो हैं ये इनके पल्लव की स्थापत्य कला की एक बहुत अच्छे और उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम, पांड्यों का धार्मिक संरक्षण। पांड्य शासकों ने शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को संरक्षण दिया। ठीक है ना। इन्होंने भी, जो पांड्य थे, इन्होंने भी क्या किया? शिव और वैष्णव दोनों परंपराओं को संरक्षण दिया। धर्म को नहीं, उनकी जो परंपराएं थी उनको संरक्षण दिया, जो उनकी परंपराएं थी। उन्होंने मंदिरों को भूमि अनुदान देकर, ठीक है, अनुदान देकर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। धार्मिक संस्थाएं समाज और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बन गए। पॉइंट 5 पढ़ेंगे, पांड्य कला। पांड्य कला क्या है इसको देखेंगे हम कि पांड्य काल में मूर्तिकला, चित्रकला और मंदिर वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। तो पांड्य कला में क्या क्या आता है? मूर्तिकला, चित्रकला और मंदिर वास्तुकला। चित्रकला और मंदिर वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। कलाकारों ने धार्मिक विषयों पर सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियां बनाई। उनकी कला में स्थानीय परंपराओं की स्पष्ट झलक मिलती है। किसमें? पांड्य कला में। छठा पॉइंट है कलचुरियों की धार्मिक नीति। अब इसमें क्या हैगा कि कलचुरी शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को संरक्षण दिया। विशेष रूप से शैव धर्म को उनका समर्थन प्राप्त था। ठीक है, धार्मिक संस्थाओं को अनुदान देकर उन्होंने धर्म का विकास में योगदान दिया। सातवां पॉइंट है कलचुरी स्थापत्य क्या था। कलचुरी काल में अनेक भव्य मंदिरों और धार्मिक स्मारकों का निर्माण हुआ। उनकी वास्तुकला में स्थानीय और क्षेत्रीय विशेषताओं का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। मंदिरों की सजावट और मूर्तिकला अत्यंत आकर्षक थी। ठीक है, मंदिर निर्माण। 8वां पॉइंट है कि इन तीनों राजवंशों ने मंदिर निर्माण को विशेष महत्व दिया। इन तीनों जो तीन राजवंश थे, इन्होंने क्या किया कि मंदिर निर्माण में ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, ज़्यादा महत्व दिया। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे बल्कि शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों में के भी केंद्र थे। मंदिर निर्माण ने कला और स्थापत्य का विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है ना। मंदिर निर्माण में क्या हुआ कि कला को ज़्यादा दिखाया गया और स्थापत्य के कला को भी ज़्यादा दिखाया गया मंदिर के निर्माण में, स्थापत्य कला। ठीक है। 9 पॉइंट है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व क्या है? इन राजवंशों के संरक्षण में धर्म, साहित्य और संगीत और कला का व्यापक विकास हुआ। जब इन्होंने रक्षा दी, इन तीनों राजवंशों ने जब रक्षा दी तो इनके रक्षा में किन किन चीज़ों का विकास हुआ? धर्म का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ, ठीक है, और कला का भी विकास हुआ। इन सब का विकास हुआ इनके संरक्षण में। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुप्तों के अंतर्गत आर्थिक स्थितियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो गुप्त काल था, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। ठीक है, जिसका एक प्रमुख कारण उसकी आर्थिक समृद्धि थी। इसका जो कारण था वो क्या थी? आर्थिक समृद्धि या मजबूती कह लो। ठीक है, समृद्धि या मजबूती। इस काल में कृषि, व्यापार, उद्योग और मुद्रा व्यवस्था का उल्लेखनीय विकास हुआ। आर्थिक स्थिरता ने सांस्कृतिक और राजनीतिक उन्नति को भी प्रोत्साहित किया। मतलब इस समय में जो भारत था वो काफ़ी उन्नति कर चुका था। इस समय में कृषि होती थी, व्यापार होता था, उद्योग होता था और मुद्रा भी चलती थी इस समय में। किसमें? गुप्त काल में। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कृषि की स्थिति कैसी थी गुप्त काल के अंदर। कृषि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। जो गुप्तकालीन जब चल रहा था, गुप्त काल जो था उसमें कृषि जो थी मुख्य आधार थी, मुख्य आधार माना गया उसको। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि कृषि को मुख्य आधार माना गया था और यहाँ भी मुख्य आधार कृषि ही था। अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर थी। जो अधिकांश जनसंख्या थी किस पर निर्भर थी? कृषि के ऊपर निर्भर थी। ठीक है, उर्वर भूमि, अनुकूल जलवायु और सिंचाई के साधनों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, जलवायु अच्छी थी और उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, और सिंचाई के लिए अच्छा जो साधन मिल रहा था उसकी वजह से क्या होता था? कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई। कब हुई? गुप्त काल के दौरान। ये लोग क्या उगाते थे वो भी देख लो। गेहूँ, जौ, गन्ना तथा तिलहन जैसी फसलें ये उगाते थे। पॉइंट 13 देखेंगे, भूमि राजस्व। भूमि राजस्व कैसा था यहाँ पे? इस समय भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि क्या थी? भूमि थी कर का स्रोत थी। ठीक है, कर का स्रोत थी। किसान अपनी उपज का एक निश्चित भाग के रूप में राज्य को देते थे। भू का एक निश्चित भाग देते थे, भाग कर के रूप में देते थे। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, उद्योग और शिल्प। गुप्त काल में वस्त्र निर्माण, धातु उद्योग, आभूषण निर्माण और मिट्टी के बर्तन का उत्पादन काफी विकसित हुआ था। ठीक है ना, क्या क्या हुआ था? वस्त्र, ठीक है, आभूषण, उद्योग, धातु उद्योग। ठीक है, धातु उद्योग और क्या था? मिट्टी के बर्तन का काफ़ी ज़्यादा जो उत्पादन था उसको विकसित किया गया था। मतलब कि इनकी बिक्री जो थी वो ज़्यादा होती। शिल्पकारों और कारीगरों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था क्योंकि वो ऐसी ऐसी कारीगरी करते थे कि उनके जो सम्मान बढ़ गया। विभिन्न शिल्पों की गुणवत्ता और तकनीक में भी सुधार हुआ। पांचवा पॉइंट है व्यापार। व्यापार गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। जो व्यापार था ये एक महत्वपूर्ण अंग था इसका गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल का महत्वपूर्ण अंग था। देश के विभिन्न भागों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान नियमित रूप से होता था। व्यापार ने आर्थिक समृद्धि और शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा पॉइंट पढ़ेंगे हम, आंतरिक व्यापार। भारत के विभिन्न नगरों और क्षेत्रों के बीच सक्रिय व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ठीक है, व्यापार संघ और श्रेणियों व्यापार के संगठन और नियंत्रण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सड़कों और परिवहन साधनों के विकास ने व्यापार को बढ़ावा दिया। जब आंतरिक व्यापार मतलब कि अंदर के व्यापार को जब हम बढ़ावा देंगे और सड़कें अच्छी करेंगे अपने आसपास की, तो फिर बाहरी व्यापार भी हमारा अच्छा हो जाएगा। सातवां पॉइंट है विदेशी व्यापार। गुप्त काल में भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक फैला हुआ था। गुप्त काल में क्या हुआ था? भारत का जो व्यापार था वो दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, यहाँ तो फैला ही था, साथ में चीन, और कहाँ फैला था? भूमध्य सागर के क्षेत्रों में, भूमध्य सागर क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ठीक है, सॉरी ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे रहेगा। आठवां पॉइंट पढ़ेंगे स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता के स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, गुप्त जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि बड़ी संख्या में क्या किया? स्वर्ण मुद्राएं
स्वर्ण मुद्रा जारी की। ठीक है, ये मुद्राएं आर्थिक समृद्धि को मजबूत मुद्रा व्यवस्था का प्रमाण मानी जाती है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण मुद्राएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, किन की स्वर्ण मुद्राएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, इनकी जो मुद्राएं हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं। 9वां पॉइंट है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक मजबूती। कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नति के कारण गुप्त काल के में जो व्यापक आर्थिक समृद्धि दिखाई देती है वो किन की वजह से दिखाई देती है? कृषि, उद्योग और व्यापार। ठीक है, 3 चीज़ों पर चलता था गुप्त काल, कृषि, उद्योग और व्यापार। इन तीनों की वजह से गुप्त काल जो था वो उसमें आर्थिक समृद्धि दिखाई देती है। नगरों का विकास हुआ और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बना। आर्थिक स्थिरता ने कला, साहित्य और शिक्षा के विकास को भी संभव बनाया। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो कला, शिक्षा और बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। और 10वां पॉइंट आपका निष्कर्ष आता है। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल के दौरान संस्कृति साहित्य के विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है, कि गुप्त काल के दौरान संस्कृति साहित्य कैसा था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम कि गुप्त काल संस्कृति साहित्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। ठीक है ना, जो गुप्त काल था वो संस्कृति साहित्य के उत्कर्ष मतलब कि बढ़ाव, जो शुरुआती टाइम था उस काल को मनाया जाता है। इस समय संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, किस समय? इस समय क्या हुआ? संस्कृत को, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ? राजकीय संरक्षण, राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। राजकीय संरक्षण में जो राजा था उसने क्या किया? संस्कृत भाषा को रक्षा दी और अनेक महान साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। किसमें की? संस्कृत में ही की। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे संस्कृत का महत्व गुप्त काल के टाइम पे। गुप्त काल में संस्कृत राजकीय, धार्मिक और साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। गुप्त काल के दौरान संस्कृत जो थी वो किन किन रूपों में थी? राजकीय, दूसरा था धार्मिक और तीसरा था साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। शासकों ने संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है ना, जो शासक थे उन्होंने संस्कृत को क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राजकीय संरक्षण। गुप्त शासकों ने विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। जो गुप्त शासक थे, गुप्त काल के जो शासक थे, उन्होंने क्या किसको संरक्षण दिया? जो कवि थे, साहित्यकार थे, जो कहानियां लिखते थे, साहित्यकार, और कौन थे? विद्वान थे, जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उनको संरक्षण दिया। किसने दिया? गुप्त शासकों ने। राज दरबार साहित्यिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गया। इस संरक्षण के कारण साहित्यिक सृजनों को नई नीति मिली। चौथा पॉइंट है कालिदास का योगदान। क्या था इसके अंदर? कालिदास गुप्त काल के महानतम साहित्यकार माने गए। जो कालिदास थे ये कौन थे? महानतम साहित्यकार माने गए। किस समय का माने गए? गुप्त काल के टाइम के। गुप्त काल के समय के महान जो थे वो साहित्यकार माने गए। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम, मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जो इन गुप्त काल के, अब ये इनके जो रचनाएं थी, जो रचना कौन कौन सी थी मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मेघदूतम, ठीक है, दूसरा है रघुवंशम, ठीक है। अब ये दो नाम लिखिए। दूसरा नाम, जो लास्ट नाम है वो बहुत लंबा है, बहुत डिफिकल्ट है, तो याद नहीं रहेगा। उनकी भाषा शैली और काव्य सौंदर्य अद्वितीय माना गया, मतलब कि बहुत उन्नति मानी गई। नाटक साहित्य, ये क्या था? गुप्त काल में सांस्कृतिक नाटकों का उल्लेखनीय विकास हुआ। नाटकों में इस टाइम पे क्या था? संस्कृत नाटक चल रहे थे। संस्कृत नाटक को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, नाटकों में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों का सुंदर चित्रण दिखाया गया। यानी कि जो नाटक थे इनके अंदर क्या क्या दिखाया था? समाज की बातें, ठीक है, समाज, धर्म और संस्कृति जो हमारी है,
जो हमारी संस्कृति है उसको दिखाया गया। ठीक है। छठा पॉइंट है काव्य साहित्य। काव्य साहित्य देखते हैं क्या है कि इस काल में महाकाव्यों और खंड काव्यों की रचना बड़े पैमाने पर हुई। कवियों ने प्रकृति, प्रेम, धर्म और वीरता जैसे विषयों का प्रभावशाली वर्णन किया। सातवां पॉइंट है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या होता है कि पुराणों, स्मृतियों और धार्मिक ग्रंथों की रचना तथा संकलन का कार्य इस काल में जारी रहा। ठीक है। जो पुराण थे, पुराणों को लिखना, ठीक है, स्मृतियों और धार्मिक ग्रंथों की रचना और धार्मिक ग्रंथ जो थे उनकी रचना इस काल में जारी रही। ठीक है। वैज्ञानिक साहित्य। गुप्त काल में विज्ञान और गणित से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई। इस काल में क्या हुआ? विज्ञान, गणित। ठीक है। इन दोनों की अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। अनेक ग्रंथों की रचना हुई किस काल में हुई? गुप्त काल में। ठीक है। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने दिया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट, आप लोग सब जानते होंगे आर्यभट्ट को। ठीक है। 9वां पॉइंट पढ़ेंगे प्रमुख विद्वान। कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक, आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस काल के प्रमुख विद्वान थे। इनका नाम लिख देता हूँ, कौन कौन से थे? कालिदास, ठीक है, आर्यभट्ट, शूद्रक आदि। ये कौन थे? महान विद्वान थे इस काल के। और 10वां क्वेश्चन है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लगभग 700 से 1200 ईस्वी के दौरान लैंगिक संबंधों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि इस समय में क्या हुआ था। ये जो था 700 से 1200 ईस्वी था या ईस्वी मान लो, इसके दौरान भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था। इस समय भारत जो भारत था वो किस पर आधारित था? सत्तात्मक। ठीक है। पितृसत्तात्मक का मतलब पता है? मतलब कि जहाँ पे पिता का जो व्यवस्था हो वही उसी पर आधारित है। ठीक है ना। पितृसत्तात्मक पर आधारित थी। ठीक है। इस काल में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। यानी कि जो मेल है वो ये काम करेगा और जो फीमेल है वो दूसरा काम करेगी। ठीक है। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में लैंगिक संबंधों का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। पॉइंट 2, पितृसत्तात्मक समाज। इस काल का समाज पुरुष प्रधान था। ठीक है। पुरुष प्रधान था। किस समय का? 700 से लेके 1200 के बीच। ठीक है। जहाँ परिवार और समाज में पुरुषों का अधिकार अधिक माना जाता था। ठीक है। समाज हो या फिर हो परिवार, पुरुष हमेशा ऊपर ही रहता था। सामाजिक और धार्मिक निर्णय मुख्यतः पुरुष द्वारा लिए जाते थे। महिलाओं की भूमिका प्राय परिवार तक सीमित थी। महिला परिवार तक सीमित थी। ठीक है। ये सब तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। पुरुषों की स्थिति क्या थी? पुरुषों को परिवार का मुखिया और संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। जो पुरुष था उसको क्या माना जाता था? मुखिया। कहाँ का मुखिया? परिवार का। और उत्तराधिकारी किसका? संपत्ति का। संपत्ति का उत्तराधिकारी। ठीक है। तो ये टाइम चलता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय? जाहिर सी बात है, जब पुरुषों को हम इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना उस पितृसत्तात्मक दे रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार भी इसी को है, मुखिया भी है घर का यही है, तो महिला की स्थिति वहाँ पे कैसी होगी? सीमित होगी। बहुत उसके अधिकारों का हनन हो रहा होगा वहाँ पे। केवल परिवार में ही सम्मान तो प्राप्त था, महिलाओं को जो था परिवार में सम्मान तो प्राप्त था, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित थी। उनका मुख्य कार्य परिवार का पालन पोषण और घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन माना जाता था। 5वां करेंगे विवाह व्यवस्था। विवाह व्यवस्था कैसी थी? विवाह को एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता था। बाल विवाह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी उस समय, और महिलाओं का विवाह को अनिवार्य, मतलब कि महिलाओं के विवाह को अनिवार्य माना था कि मतलब जल्द से जल्द महिलाओं का विवाह कर देना चाहिए था। विवाह के बाद महिलाओं का जीवन मुख्यतः पति और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था।
छठा क्वेश्चन है परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रणाली का व्यापक प्रचलन था। परिवार समाज की मूल इकाई माना जाता था। ठीक है, परिवार की वरिष्ठ पुरुष सदस्य का अधिकार सबसे अधिक होता था। ये होती थी इससे में क्या होता था कि परिवार समाज का एक मूल इकाई थी और सबसे परिवार का जो मुखिया था वो कौन था, पुरुष होता था, और महिलाओं से परिवार की मर्यादा और परंपराओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। इतना था परिवार व्यवस्था। सातवां है शिक्षा और महिलाएं। कुछ राजघरानों और उच्च वर्गों की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। अमीर महिला जो थी वो शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, पर जो थी निम्न महिलाएं, निम्न वर्ग की महिलाएं, उनको क्या होता था, शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। संपत्ति का अधिकार किसे मिलता था? महिला को स्त्री धन रखने का अधिकार प्राप्त था। मतलब कि स्त्री धन क्या, जो उसको पैसे मिलते थे, कोई दे गया तो वो रखने का अधिकार था, जो विवाह के समय उन्हें दिया जाता था। हालांकि पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार बहुत सीमित था। पिता की जो संपत्ति थी उसमें उनका अधिकार सीमित था। ठीक है। सामाजिक प्रतिबंध क्या लगाए गए थे उन पर? महिलाओं पर अनेक सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए थे। उनसे शालीनता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता की मर्यादा का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राजपूतों के उद्गम व उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद की व्याख्या कीजिए। ये उद्गम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उद्गम है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि राजपूत मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा वर्ग था। ठीक है। मध्य का जो राजपूत थे, ये जो थे, ये क्या थे, मध्यकाल के एक महत्वपूर्ण योद्धा वर्ग थे। योद्धा वर्ग थे राजपूत जो थे, जिसने राजनीति और सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे। विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर उनकी उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया। दूसरा पॉइंट है राजपूत शब्द का अर्थ क्या है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से बना है, यानी कि जो ये जो शब्द है ये संस्कृत शब्द के किससे बना है, राजपुत्र से बना है, राजपुत्र से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। अर्थ किस क्या है, राजा का पुत्र। ठीक है ना। प्रारंभ में यह शब्द शासकों और परिवारों के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में यह विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक वर्ग की पहचान बन गया। पॉइंट तीसरा है अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार कुछ प्रमुख राजपूत वंशों की उत्पत्ति माउंट आबू में एक यज्ञ की अग्नि से हुई थी। यह विवरण मुख्य रूप से पृथ्वीराज द्रासो जैसे ग्रंथों में मिलता है। अधिकांश इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य के बजाय एक पौराणिक कथा मानते हैं। चौथा पॉइंट है विदेशी मूल सिद्धांत। कुछ इतिहासकार का मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक, हूण और कुषाण जैसे विदेशी समूह से हुई है। पांचवा पॉइंट क्षत्रिय मूल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर अपनी क्षत्रिय गौरव को बनाए रखा। कई इतिहासकार इस मत को आशंकित रूप से स्वीकार करते हैं, मतलब कि उनके मन में भी शंका होती है। मिश्रित उत्पत्ति सिद्धांत ये क्या है? इसमें है कि आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक स्रोत से नहीं हुई। विभिन्न स्थानीय प्रमुखों, जनजातियों, समूहों और विदेशी जातियों के सम्मिश्रण से राजपूत वर्ग का निर्माण हुआ। ये ऐसा लोगों का मानना है कि सब ने अपने अपने मत दिए हैं। सातवां पॉइंट है प्रमुख इतिहासकारों के मत। कर्नल टॉड ने राजपूतों को विदेशी मूल का माना, जबकि सीवी वैग ने उन्हें प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते तो आप ये देख सकते हैं, कुछ विचारकों ने उन्हें कहाँ का माना, विदेशी मूल का माना, जबकि कुछ विचारकों ने उन्हें कहाँ का माना, प्राचीन क्षत्रिय का वंशज बताया। इस तरीके से आप लिख के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। आठवां पॉइंट जो है ऐतिहासिक साक्ष्य। अभिलेखों, साहित्यों और स्रोतों से क्या मिलता है कि राजपूत के उदय की जानकारी मिलती है। ये साक्ष्य बताते हैं कि विभिन्न समूह समय के साथ साथ राजपूत पहचान में शामिल हुए। और नेक्स्ट है विवाद का विश्लेषण क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति का विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय समाज की सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। विभिन्न सिद्धांत अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों को उजागर करते हैं। जो अलग अलग सिद्धांत लेके आए हैं, तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि सब अपना अपना अलग सिद्धांत साबित करने में लगे हुए हैं। और लास्ट में है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो करते हैं विश्लेषण। भक्ति आंदोलन भारतीय धार्मिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है ना। अब जिसने धर्म का जन साधारण से जोड़ा, जिसे धर्म को
जन साधारण से जुड़ा यह आंदोलन दक्षिण भारत के प्रारंभ होकर पूरे देश में फैल गया। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन हमने पहले धार्मिक आंदोलन पढ़ा था ऊपर, अब ये भक्ति आंदोलन है, ये पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट है भक्ति आंदोलन का परिचय। हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भक्ति आंदोलन ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित थी। जो भक्ति आंदोलन था किस पर आधारित था? प्रेम, श्रद्धा जो थी उस पर आधारित थी। इसमें व्यक्ति ईश्वर के बीच सीधे संबंध को महत्व दिया गया। क्या किया गया इसमें? क्या हुआ कि सीधा ईश्वर के बीच, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध को महत्व दिया गया। धार्मिक परिवर्तन हम समझेंगे। धार्मिक परिवर्तन क्या था कि भक्ति आंदोलन ने धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किया। लोगों का ध्यान बाहरी अनुष्ठानों से हटकर आंतरिक श्रद्धा और भक्ति की ओर बढ़ गया। ठीक है ना, ईश्वर की व्यक्तिगत उपासना। भक्ति संतों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रत्येक व्यक्ति सीधे ईश्वर की उपासना कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष वर्ग या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इस विचार ने धार्मिक जीवन में समानता और स्वतंत्रता को बढ़ाया। मतलब कि हर व्यक्ति कहीं भी ईश्वर से अपनी भक्ति साबित कर सकता है। कर्मकांडों का विरोध। भक्ति आंदोलन ने अत्यधिक कर्मकांड, यज्ञ और बाहरी आडंबरों का विरोध किया। संतों का मानना था कि सच्ची भक्ति की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। इससे धर्म अधिक सरल और जनप्रिय बन गया। छठा पॉइंट है सामाजिक समानता। भक्ति संतों ने जाति, जन्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। जो था भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां पॉइंट निम्न वर्गों पर प्रभाव। अब भक्ति आंदोलन से क्या हुआ? निम्न वर्गों पर प्रभाव पड़ रहा था। भक्ति आंदोलन ने निम्न जातियों और वंचित वर्गों को धार्मिक जीवन सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। ठीक है ना, उनको बहुत नीचा समझा जाता था। सांस्कृतिक योगदान क्या हुआ? भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भजन, पद और कविताओं की रचना की। इससे क्या हुआ कि स्थानीय भाषाओं और साहित्यों का विकास हुआ। नवा है भारतीय धर्म पर प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को अधिक लचीला, लोकप्रिय और व्यापक बनाया। इसका ये फायदा हुआ। और लास्ट में है निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा और विस्तार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कैसा है कि हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली शासक था। कब का था? 7वीं शताब्दी का शक्तिशाली शासक। ठीक है, समझ गए? अब आगे क्या था? जिसने उत्तर भारत के बड़े भाग को अपने नियंत्रण में स्थापित किया। इसने कहाँ पे राज किया था? उत्तर भारत के बड़े भाग पर कब्जा किया। ठीक है, अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसके सैन्य अभियानों ने उसे एक प्रभावशाली सम्राट बनाया। दूसरा है हर्ष का राज्यारोहण। ये क्या है कि 606 ईस्वी में क्या हुआ? मैं अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में अपने भाई राज्यवर्धन, ठीक है, की मृत्यु के बाद क्या हुआ? हर्ष जो है वो सिंहासन पे बैठा। जो हर्ष था वो सिंहासन पे बैठा। ठीक है। तीसरा, प्रारंभिक सैन्य अभियान। राज्यारोहण के बाद हर्ष ने सबसे पहले अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार पर ध्यान दिया। उसने विद्रोही तथा शत्रु शासकों को पराजित किया। इन अभियानों ने उसकी राज्य नीति से स्थिति को मजबूत किया। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, उत्तर भारत पर नियंत्रण। उत्तर भारत पर नियंत्रण कैसे था? हर्ष ने पंजाब, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। अगर नाम आए तो उत्तर भारत की तरफ जो भी है, जैसे पंजाब है, ठीक है, बिहार है, ठीक है, कन्नौज है, इन सब पे क्या किया? अपने आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। अनेक स्थानीय शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान क्या है कि हर्ष ने बंगाल के शासक शशांक के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है ना, किसके विरुद्ध अभियान चलाया? बंगाल के अभियान। हर्ष ने अभियान किसके चलाया? शशांक के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है ना। यद्यपि शशांक को पूरी तरह पराजित करना कठिन रहा, फिर भी हर्ष ने बंगाल के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इससे पूरी भारत में उसकी शक्ति बढ़ी। ठीक है ना। छठा पॉइंट है, काम रूप से संबंध।
हर्ष ने कामरूप मतलब कि असम के शासक, कामरूप का मतलब है इसका दूसरा जो नाम है वो असम के जो शासक थे, ठीक है, भास्कर वर्मन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, ठीक है ना। यहाँ के जो शासक थे उनके साथ क्या किया, मित्रता, ठीक है। इस राजनीतिक गठबंधन ने पूर्वोत्तर भारत में उनकी स्थिति को मजबूत किया। सातवां था दक्षिण भारत अभियान। हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक करने का प्रयास किया। इसने क्या किया, यहाँ दक्षिण भारत तक जो है अपना साम्राज्य का प्रयास किया, ठीक है, प्रयास किया। उसने दक्षिण को शक्तिशाली चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध अभियान चलाया। यह अभियान उसके लिए सफल नहीं रहा, जो ये था ये सफल नहीं रहा, ठीक है। अगला पढ़ेंगे 8वां पॉइंट, पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष। नर्मदा नदी के निकट हुए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया, इसने किसको पराजित किया, हर्ष को पराजित कर दिया था, ठीक है। 9वां पॉइंट पढ़ेंगे साम्राज्य की सीमा। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। कहाँ तक, जो साम्राज्य था हर्ष का वो कहाँ था, हिमालय क्षेत्र, हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, दक्षिण में नर्मदा तक जो था वो फैला हुआ था, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मुझे मैसेज करना है तो टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने चैट ग्रुप भी बनाया हुआ है और नॉर्मल ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है।